हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस। सो अगर लेट्स स्टार्ट। अगर मैं बोलूँ कि हीमोक्रोमेटोसिस होता क्या है, हीमोक्रोमेटोसिस वर्ड का मतलब क्या हुआ। सो हीमोक्रोमेटोसिस वर्ड को अगर मैं तीन पार्ट में डिवाइड करूँ देन मैं क्या पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ उसको, हीम, क्रोम और ओसिस। ठीक है। सो हीम का मतलब जिसका हमको पता है, हीम का मतलब दैट इज ब्लड। ओके। क्रोम, क्रोम का मतलब मैं यहाँ पे बोलूंगी कलर को लेके हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्रोम कलर बेसिकली किसकी वजह से, स्पेशली ड्यू टू पिगमेंट्स। सो पिगमेंट क्या होता है इसके अंदर, जो कि आयरन को कैरी करके रखेगा। ठीक है। हीमोग्लोबिन, उसके साथ होता है ओसिस। ओसिस इज अ डिजीज। ओसिस का मतलब होता है कोई भी कंडीशन या फिर कोई पैथोलॉजी या फिर कोई डिजीज कंडीशन। सो इसका हीमोक्रोमेटोसिस वर्ड का पूरा अगर मतलब मैं बताना चाहूँ तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि जैसे नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर आयरन जो होता है वो अब्जॉर्ब किया जाता है और फिर वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है। बट अगर ये आयरन नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाने लगे, जैसे इंटेस्टाइन में जो भी मैंने डाइट वगैरह जो भी चीज़ ली उससे आयरन अब्जॉर्ब होता है नॉर्मली। बट अगर वो आयरन बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब बॉडी के अंदर अगर एब्जॉर्ब होने लग जाता है और फिर एब्जॉर्ब होके वो बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट हो रहा है, बॉडी के अंदर ही इकट्ठा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं और इसे ही हम हीमोक्रोमेटोसिस कह देते हैं। ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन अपन पढ़ते हैं कि ये एक डिसऑर्डर होता है इन विच एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आयरन का एक्सेस में एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के द्वारा जो भी मैंने बाहर से फूड लिया उससे आयरन जो होता है इंटेस्टाइन के द्वारा आयरन को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक्सेस में एब्जॉर्ब किया गया। ठीक है। जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव आयरन ओवरलोड हुआ, बॉडी के अंदर आयरन की ओवरलोडिंग हो गई, आयरन बॉडी के अंदर इकट्ठा हो गया एंड डैमेज टू द सेवरल ऑर्गन्स, और कुछ ऑर्गन्स जो है बॉडी के उनको डैमेज इसने किया। सो दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस। ओके। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस एंड सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। अगर मैं बताऊं, देखो प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जैसे हम बहुत सारी डिजीज कंडीशन में पैथोलॉजी में पढ़ते हैं अपन कि प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है। प्राइमरी का मतलब होता है जिसमें पहले से कोई डिजीज कंडीशन ना हो बॉडी के अंदर, जैसे हमारी कोई चीज़ हमारी हेरिडिटी से आ रही है, हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर आ रही है, मतलब पहले से कोई बीमारी थोड़ी ना थी, वो चीज़ हमारे अंदर हेरिडिटी से आ गई। ठीक है। दैट इज प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस क्या होता है कि पहले से बॉडी के अंदर कोई डिजीज कंडीशन है, कोई पैथोलॉजी है और उसकी वजह से हमें हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिल रहा है, दैट इज सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है। अब हम पहले प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस होता क्या है। प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस का मतलब हुआ कि मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर पहले से आ रहा है, जन्म के साथ ही वो हमारी बॉडी के अंदर आया। ठीक है। या फिर कोई बीमारी नहीं है बट ऐसे जन्म के बाद में भी आ सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा डाइटरी फूड में ऐसा आयरन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आयरन का बॉडी के अंदर इंटेक हो रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मतलब पहले कोई पैथोलॉजी तो नहीं है इसके अंदर। इसमें क्या होता है, आयरन डिपॉजिट थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर आयरन जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर आयरन जो है वो डिपॉजिट होने लग जाता है। नॉर्मली बॉडी के अंदर आयरन जो होता है वो 4 to 5 ग्राम के आसपास होता है, बट इस कंडीशन में प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर 20 to 60 ग्राम जो है आयरन जो है बॉडी के अंदर देखने को मिलता है। ओके। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो मैंने बोला ना कि ये ऑर्गन्स डैमेज कर देते हैं, कुछ सेवरल ऑर्गन्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, तो उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स हो सकते हैं। लीवर जो है वो अफेक्ट हो सकता है, पेनक्रियास हो सकता है, स्किन, हार्ट, जॉइंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। और भी कुछ ऑर्गन्स है बट ये थोड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर, पेनक्रियास, स्किन, हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। दिस इज द प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस की पहले से ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कोई डिजीज पैथोलॉजी नहीं है, बट फिर भी अगर पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिल रहा है दैट इज प्राइमरी। अब हम बात करते हैं कॉजेज की, आखिर प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस के पीछे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। हम बेसिकली मैं जो 3 इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं मैं उनके बारे में आपको साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट वन इज द इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइटरी आयरन, मतलब आप जो डाइट ले रहे हो, आपकी जो डेली जो डाइट है उसके अंदर आप आयरन का जो उसके अंदर आयरन की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा आप अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो। अगर डेली आप बहुत ज़्यादा आयरन अगर बॉडी के अंदर लोगे तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर आयरन का जो लेवल है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट रीजन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी आयरन। ओके। दूसरा होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर 6 है उसके ऊपर ऑटोसोमल रिसेसिव जीन होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इनहेरिट हो रहा है। ठीक है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी एक कंडीशन हो सकती है जो क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर पाई जा रही है, उसके इनहेरिटेशन की वजह से भी आपके अंदर
प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है। अगर जैसे दो फॉर्म होते हैं ना, एक तो डोमिनेंट फॉर्म होती है, एक रिसेसिव फॉर्म होती है। अगर इस क्रोमोसोम नंबर 6 के अगर रिसेसिव आ रहा है देन प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस हो सकता है पर्सन के अंदर। ओके, थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज सिंगल पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह पे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। कौन सा वाला? जो HFE प्रोटीन होता है, HFE प्रोटीन होता है, उसमें पोजीशन दे रखे 282 C 282 Y। ये वाली जो पोजीशन है इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्टीन एमिनो एसिड जो होता है वो टायरोसिन एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस जैसी कंडीशन जो है आपको देखने को मिलती है। ओके, सो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है सिंगल पॉइंट म्यूटेशन वाला, कि एक सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हो रहा है। कौन सा पॉइंट पे? सिस्टीन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है। HFE प्रोटीन जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हीमोक्रोमेटोसिस से रिलेटेड प्रोटीन होता है। आयरन का जो है आयरन को बैलेंस करता है कि बॉडी में जब रिक्वायर है, कब रिक्वायर नहीं, उस वाले के अंदर। फिर ये हमारी कुछ इटोलॉजीज होगी। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर की, कि हीमोक्रोमेटोसिस का पेशेंट अगर हमारे पास आएगा तो उसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं कौन जो मेल होते हैं, 90% मेल जो पेशेंट्स हैं उन्हीं के अंदर हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिलता है। देखो, आपको अपन को डेफिनेशन से पता लग रहा है कि ये ब्लड से रिलेटेड कंडीशन हुई। ब्लड के अंदर आयरन का अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बट अगर रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अगर आयरन बॉडी से बाहर जा रहा है, मतलब ब्लड अगर बॉडी से बाहर अगर अपन निकालते रहें तो आयरन का इतना एक्यूमुलेशन बॉडी में होगा नहीं, तो ये कंडीशन होगी नहीं, है ना। तो ये जैसे कि फीमेल्स होती है, फीमेल्स के अंदर हर महीने मेंसेस आते हैं, ठीक है, पीरियड्स आते हैं, और साथ में प्रेगनेंसी की कंडीशन में बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो रहा है। मेंसेस में तो हर महीने ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी से बहुत ज़्यादा। तो उस ब्लड के साथ साथ अगर इतना ब्लड का लॉस हो रहा है तो आयरन का ओवरलोडिंग होना आयरन की इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, बट मेल्स जो होते हैं, मेल्स के अंदर तो कोई ऐसा कोई रास्ता तो है नहीं कि बाहर जो है ब्लड जाए बॉडी से। तो उनके अंदर मेल्स के अंदर 90% जो पेशेंट जो होते हैं वो मेल ही होते हैं इसके। ठीक है, तभी कहते हैं कि आपको ना जैसे अगर किसी पर्सन के अंदर अगर सही में अच्छा हीमोग्लोबिन है, अगर वो पर्सन एनीमिक नहीं है, तो उसको एक रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर उसको अपने जो है ब्लड दे देना चाहिए, बॉडी खुद की बॉडी से ब्लड दे देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसको ये जैसे कंडीशन जो है हीमोक्रोमेटोसिस जैसे कंडीशन आगे जाके देखने को ना मिले। सो वही कहते हैं। बाकी ये तो वैसे अपन को पता ही है, जेनेटिक है, ऑलमोस्ट जेनेटिक है। बाकी अगर डाइटरी आयरन की वजह से अगर हो रहा है देन आपको ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड अपन डोनेट करते हैं वो करते रहना चाहिए। फिर अर्ली सिम्टम्स और लेट सिम्टम्स की अगर बात करें तो जैसे ही पेशेंट के अंदर ये कंडीशन स्टार्ट होती है तो अर्ली सिम्टम्स क्या आते हैं? फैटिगनेस होती है, बहुत थकावट रहती है, टायर्डनेस रहता है, आर्थ्रेल्जिया रहता है, जॉइंट्स पेन होता है, जो मोस्ट जो ये होता है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, ये ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर लेट सिम्टम्स की अगर बात करें तो देखो, लेट सिम्टम के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं, तो लीवर, सबसे पहले बात की लीवर की। तो लीवर में क्या पैथोलॉजी हो सकती है? आयरन की ओवरलोडिंग की वजह से हिपेटोसाइट्स वगैरह जो होती हैं वो अफेक्ट होती है, उसकी वजह से सिरोसिस जैसी कंडीशन हो सकती है, या फिर हिपेटोमेगेली जैसी कंडीशन जो होती है वो भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, दूसरा हमने बात की पेनक्रियाज अफेक्ट होता है, तो पेनक्रियाज से डायबिटीज मेलाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसके साथ हमने बात की स्किन की। तो देखो, स्किन के अंदर क्या होता है, स्किन के अंदर पिगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, स्पेशली हमारे ना जो एक्सेस में मेलेनिन का जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस हो जाता है बॉडी के अंदर। स्पेशली जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं, जो मतलब जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं ना अपनी बॉडी के, उनके अंदर, जैसे कि आगे ये जो हाथ वगैरह हैं, आगे के जो अपने पाम्स वगैरह, ये डॉर्सल सरफेस है, या फिर जो अपना फेस वगैरह है। ठीक है, तो ये जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है स्पेशली देखने को मिलते हैं। उसके साथ एक्जिलाज में, ग्रोइंग्स में, या फिर जो जेनिटल्स वगैरह हैं यहाँ पे भी कुछ क्या होते हैं, जैसे ब्रॉन्ज, जैसे अपन कहते हैं ना तांबा, तो उस जैसी स्किन हो जाती है पर्सन की। ठीक है, मेलेनिन की एक्सेस की वजह से। सो इसे अपन ब्रोंज्ड डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रोंज डायबिटीज कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो हीमोक्रोमेटोसिस वाली कंडीशन जो है उसमें ब्रोंज डायबिटीज देखने को मिलता है। ओके, उसके साथ साथ आपको जो पर्सन को उसको लॉस ऑफ लिबिडो हो सकता है, जो मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स वगैरह हैं उनमें थोड़ा जैसे इंपॉर्टेंसी वगैरह आ सकती है, उसको इरेक्शन वगैरह में, इन सब में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है पेशेंट को, जो सेक्सुअल डिजायर्स होती है वो उसकी थोड़ी कम हो जाती हैं। उसके साथ साथ जो हार्ट को भी अफेक्ट करती है, तो कार्डियक फेलियर या कार्डियक डिसएरिथमिया देखने को मिल सकता है। जॉइंट्स को अफेक्ट करती है तो अर्थराइटिस जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें जो आगे जाके ऐसे कॉम्प्लिकेशन पे अपन मान सकते हैं, अगर अपन
हीमोक्रोमेटोसिस किसी को है तो आगे जाके इतनी इतनी कंप्लेंट जो होते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेशन उस पर्सन के अंदर देखने को मिल सकती हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ब्लड टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं कि अपन सीरम फेरेटिन का लेवल देखेंगे। सो देखो फेरेटिन क्या होता है, फेरेटिन जो है एक आयरन स्टोरिंग प्रोटीन होता है, आयरन को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब देखो जैसे सबसे पहले अगर मैं समझाऊं सीरम फेरेटिन का लेवल आखिर क्यों इंक्रीज होगा, तो जैसे कि एक्सेस में हमने बोला कि एक्सेस में आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, आयरन का एक्सेस में जब एब्जॉर्प्शन होगा तो जो लीवर या फिर जो अदर टिश्यूज जो थे वो क्या करेंगे, उसको फेरेटिन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फेरेटिन में उस आयरन को कन्वर्ट किया जाएगा ताकि उसको स्टोर करके रखा जाए सेफली। अब जो उसको स्टोर भी कर लिया, बट जब उसकी जो स्टोरिंग साइट्स जो होते हैं जहाँ पे वो उसका स्टोरेज होता है जैसे लीवर वगैरह है, जब वो एकदम फुल हो जाते हैं कि अब और स्टोरेज नहीं हो सकता, देन वो उसको क्या करते हैं, ब्लड के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं। एक्स्ट्रा जो आयरन होगा उसको ब्लड में रिलीज कर देंगे। ठीक है, फेरेटिन की फॉर्म के अंदर ब्लड में उसको रिलीज कर देंगे। और जब भी ब्लड जो है ये अपन सीरम निकालेंगे, सीरम क्या होता है, आफ्टर क्लोटिंग जो लिक्विड पार्ट बचता है ब्लड का वही तो होता है सीरम। तो सीरम के अंदर जो है फेरेटिन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है उस टाइम पे। ठीक है, दूसरा बात होता है ट्रांसफेरिन सेचुरेशन इंक्रीज होता है। तो ट्रांसफेरिन सेचुरेशन क्या होता है कि देखो ट्रांसफेरिन तो वही वाला होगा, फेरेटिन से ही आ गया। ट्रांसफेरिन जो है ये अपना आयरन स्टोरिंग प्रोटीन होता है। और जब ये है ना, इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि जो आयरन स्टोरिंग कैरिंग ये जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर कितना आयरन फिल्ड है, दैट इज ट्रांसफेरिन सेचुरेशन। ठीक है, तो ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन मतलब जो ट्रांसफेरेंट जो प्रोटीन होगा उसमें आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। तो ये होगा ना, ट्रांसफेरेंस सेचुरेशन इंक्रीज रहता है, जो 45 to 50% जो होता है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। ओके, उसके साथ में जो लीवर एंजाइम्स वगैरह होते हैं अपने ALT AST वगैरह वो भी इंक्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप जेनेटिक टेस्टिंग करवा सकते हो पर्सन की, अगर उसको जेनेटिक ये कंडीशन आई है, देन जो अपना HFE जीन म्यूटेशन हो रहा था आप उसको चेक करवा सकते हो कि इसमें ऐसा कुछ है क्या। उसके साथ आप MRI वगैरह करवा सकते हो, लीवर बायोप्सी वगैरह करवा सकते हो। ये कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। उसके साथ अगर मैं मैनेजमेंट की बात करती हूँ तो मैनेजमेंट के अंदर जो है फ्लेबोटोमी या फिर जिसे अपन वेनेसेक्शन भी कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट जो है उसके अंदर वीकली हर हफ्ते के अंदर कम से कम 500 ml ब्लड जो है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और ये चीज़ तब तक की जाती है जब तक फेरेटिन का लेवल नॉर्मल ना हो जाए। ओके, सो दैट इज फेलोबोटोमी और वेनेसेक्शन। और दूसरा जो है एक होता है आयरन किलेशन। आयरन किलेशन के अंदर क्या होता है, जो एक कुछ किलेटिंग एजेंट्स होते हैं, जो कुछ ड्रग्स होती हैं उनको दिया जाता है ताकि वो मतलब जो एक्स्ट्रा जो आयरन है उसको बॉडी से बाहर निकालें। मोस्टली जो यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलता है। इसमें कुछ जो ड्रग्स जैसे कि डेफ्रोक्सेमाइन या फिर डेफ्रोक्सिरोक्स जो होती हैं, ये कुछ ड्रग्स होती हैं जो एज ए किलेटिंग एजेंट का काम करती हैं। दूसरा जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं उसको मैनेज करो, या फिर जो भी कॉजेज वगैरह होते हैं उनको मैनेज कर सकते हैं अगर डाइट में अगर एक्सेस ले रहे हैं तो। उसके बाद में बात करते हैं सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस की। सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि पहले से कोई डिजीज कंडीशन हो, जैसे कि या फिर कोई किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। ओके, तो उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल सकता है आयरन का लेवल बहुत ज़्यादा, या फिर जैसे थैलेसीमिया जैसे कंडीशन होते हैं जो आयरन लोडिंग एनीमियाज में आते हैं, थैलेसीमिया वगैरह। सो इनके अंदर भी देखने को मिल सकता है। या फिर जो पर्सन क्रोनिक लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है, लीवर प्रॉब्लम है उसको बहुत लंबे समय से, उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिल सकती है। या फिर अगर पर्सन बहुत ज़्यादा डाइटरी आयरन ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा आयरन बाहर से ले रहा है या ओरल आयरन थेरेपीज़ वगैरह ले रहा है, तो ऐसे जो पर्सन है उनके अंदर भी सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस देखने को मिल सकता है। बाकी इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह तो और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह तो अपन जो है प्राइमरी क्रोमेटोसिस हीमोक्रोमेटोसिस वाली सेम ही होती है। ओके, सो दिस इज द हीमोक्रोमेटोसिस। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, देन आप मुझको कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।